हेलो और स्वागत है। आज हम पार्टिकल स्क्रीन एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। और सच कहूं तो ये सिर्फ मिट्टी या पाउडर को छानने तक सीमित नहीं है। एक इंजीनियरिंग छात्र या प्लांट ऑपरेटर के नजरिए से देखा जाए तो ये पूरा खेल रॉ डेटा से मास फ्रैक्शन और संचयी वितरण क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स निकालने की सटीक गणित का है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस प्रैक्टिकल डेटा से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैसले लिए जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिन मुख्य विषयों को कवर करेंगे वो है पार्टिकल स्क्रीनिंग प्रक्रिया, फिर टायलर स्टैंडर्ड और लैब स्क्रीन का तुलनात्मक अध्ययन, औसत कण व्यास यानी एवरेज पार्टिकल डायमीटर की गणना, मास फ्रैक्शन निकालना, संचयी वितरण को समझना और आखिर में इस पूरे डेटा को विजुअलाइज करना। तो पहले हिस्से पर आते हैं पार्टिकल स्क्रीनिंग प्रक्रिया। ये वो पड़ाव है जहां हमारी अमूर्त गणित एक फिजिकल और ठोस प्रक्रिया में बदल जाती है। ये सिलेबस पूरी प्रक्रिया का एक ब्रॉड मैप है। हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? हम चाहते हैं कणों का डायामीटर पता लगाना, उनके मास फ्रैक्शन को मापना और अंततः संचयी वितरण की गणना करना। और मज़े की बात यह है कि ये सब एक बहुत ही विशिष्ट मैकेनिकल प्रक्रिया के जरिए हासिल किया जाता है। अब इस छटाई की फिजिकल प्रोसेस को समझते हैं। होता क्या है कि सबसे ऊपर वाली यानी सबसे बड़ी जाली पर सामग्री को रखा जाता है। उसके बाद एक सीव शेकर का इस्तेमाल करके वाइब्रेशन, रोटेशन और टैपिंग मोशन लागू किए जाते हैं। दरअसल प्लांट ऑपरेटर्स इन्हीं मोशन को एडजस्ट करके सीव शेकर की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि बड़े कण ऊपर रह जाएं और छोटे कण छनकर सीधा नीचे पैन तक पहुंच जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टायलर स्टैंडर्ड बनाम लैब स्क्रीन। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आगे की पूरी कैलकुलेशन इसी पर टिकी होती है। तो इन दोनों में असल फर्क क्या है? एक आदर्श टायलर स्टैंडर्ड स्क्रीन सेटअप वो होता है जहां दो लगातार जालियों के आकार के बीच एक परफेक्ट गणितीय अनुपात बना रहता है। ये अनुपात होता है एकदम 1.414 यानी 2 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट। अगर ये अनुपात सख्ती से फॉलो हो रहा है तो वो टायलर स्टैंडर्ड है। लेकिन कई बार लैब के तदर्थ सेटअप्स में नॉन स्टैंडर्ड स्क्रीन का इस्तेमाल होता है जहां ये अनुपात अलग अलग हो सकता है। ऐसे मामलों में हर एक इंडिविजुअल स्क्रीन का व्यास ट्रैक करना एकदम अनिवार्य हो जाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, औसत कण व्यास की गणना। यहाँ से हमारी पहली मैथमेटिकल फेज शुरू होती है, जहाँ हमें जाली पर फंसे हुए कणों का सटीक औसत आकार पता लगाना है। लेकिन गणित शुरू करने से पहले एक टर्म क्लियर कर लेते हैं, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट दरअसल किसी भी जाली पर रुके हुए कणों का आकार ना तो उस जाली के बराबर होता है और ना ही उस जाली के बराबर जिससे वो जस्ट अभी छनकर आए हैं। वो इन दोनों के बीच का एक आकार होते हैं और कणों की इसी बीच की कैटेगरी को ही इंक्रीमेंट कहा जाता है। चलिए इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए हमें मेश नंबर 6 पर मिले कणों का औसत आकार निकालना है। अब ये कण मेश 4 से गुजर कर आए हैं जिसका डायमीटर 4.699 mm है और मेश 6 पर रुक गए हैं जिसका डायमीटर 3.327 mm है। तो इनका औसत आकार निकालने के लिए हम बस इन दोनों डायमीटर्स का सिंपल अंकगणितीय औसत अरिथमेटिक एवरेज ले लेते हैं, यानी 4.699 प्लस 3.327 जिसे 2 से विभाजित किया जाए, जो आता है लगभग 4.013 मिलीमीटर। बस यही समान फॉर्मूला स्टैक के बीच वाली सारी स्क्रीन्स पर लागू होता है। पर रुकिए, यहाँ गणित के 2 छोटे अपवाद भी हैं। सबसे नीचे जो पैन होता है उसका अपना कोई डायामीटर नहीं होता, तो हम उसकी वैल्यू 0 मानते हैं। तो पैन के कणों का औसत उसके जस्ट ऊपर वाली स्क्रीन और 0 का औसत होता है। दूसरी तरफ सबसे ऊपर वाली स्क्रीन के ऊपर तो कोई जाली होती ही नहीं, वहां औसत निकालने के लिए गणितीय रूप से कुछ है ही नहीं। इसलिए वहां कणों को मैन्युअल तरीके से एक धागे या थ्रेड से नापकर उनका औसत लिया जाता है, जो इस केस में करीब 25 मिलीमीटर के आसपास आता है। आगे बढ़ते हैं मास फ्रैक्शंस निकालने की प्रक्रिया पर। कणों का आकार पता चल गया, अब ये क्वांटिफाई किया जाएगा कि पूरे सैंपल में किस आकार का कितना हिस्सा मौजूद है। ये कैलकुलेशन काफ़ी सीधी है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेश 4 पर 400 ग्राम सामग्री रुकी है। सबसे पहले हम सारी स्क्रीन्स के वजन को जोड़कर कुल मास, टोटल मास निकाल लेंगे। अब मास फ्रैक्शन निकालने के लिए इस इंडिविजुअल वजन जैसे 400 ग्राम को टोटल मास से विभाजित कर देंगे, तो रिजल्ट आता है 0.173। बिल्कुल ऐसे ही मेश 6 के 300 ग्राम को टोटल से विभाजित करेंगे, एकदम आसान।
और हाँ, इस पूरी गणना में एक बहुत ही बढ़िया इनबिल्ट मैथ चेक भी होता है। जब हम अपने सारे कैलकुलेट किए गए मास फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं तो उनका कुल योग हमेशा 1 के बहुत करीब आना चाहिए, जैसे कि 0.995। अगर ये 1 के आसपास है, मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही रास्ते पर है। अब एंटर करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और वैचारिक रूप से चुनौतीपूर्ण हिस्से में, संचयी वितरण क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की गणना। इसे एक रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री सिनेरियो से जोड़कर देखते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्लांट ऑपरेटर के पास एक सख्त ऑर्डर आता है, हमें 1 किलो कण चाहिए और उसमें से 80% कणों का आकार 3 मिलीमीटर से बड़ा होना चाहिए। अब ऐसे ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए सिर्फ औसत डायमीटर निकालना काफी नहीं होता। यहीं पर संचयी मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करना एकदम लाइफ सेवर बन जाता है। इस कैलकुलेशन को 2 तरीकों से देखा जा सकता है। पहला है इससे छोटा या स्मॉलर देन फ्रैक्शन निकालना। इसके लिए एक बॉटम अप अप्रोच फॉलो की जाती है, यानी हम सबसे छोटे कणों से जो पैन में होते हैं शुरुआत करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हुए हर पिछली जाली के मास फ्रैक्शन को आपस में जोड़ते चले जाते हैं। इसके ठीक विपरीत दूसरा तरीका है इससे बड़ा या लार्जर देन अंश निकालना, जिसके लिए टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल होता है। यहाँ हम एकदम टॉप स्क्रीन से शुरू करते हैं। अगर तर्क लगाया जाए तो सबसे ऊपर वाली स्क्रीन पर खुद उससे बड़ा तो कोई कण होगा ही नहीं, तो लार्जर देन हमेशा 0 से शुरू होता है। फिर जैसे जैसे नीचे आते हैं, ऊपर के सभी फ्रैक्शंस को जोड़ते जाते हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अंतिम डेटा का विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजिंग द फाइनल डेटा, मतलब इन कच्ची संख्याओं को उपयोगी ग्राफ्स में बदलना। रॉ डेटा को मुख्य रूप से 2 तरह के प्लॉट्स में दर्शाया जाता है। पहला है डिफरेंशियल प्लॉट, जिसमें एक्स अक्ष पर हम औसत कण व्यास रखते हैं और वाई अक्ष पर व्यक्तिगत मास फ्रैक्शन। दूसरा है संचयी या क्यूमुलेटिव प्लॉट। इसमें भी एक्स अक्ष पर कण व्यासी होता है, लेकिन वाई अक्ष पर हम अपना कैलकुलेट किया हुआ संचयी अंश रखते हैं। इंजीनियर्स और प्लांट ऑपरेटर्स इन ग्राफ्स का सीधा इस्तेमाल मटेरियल हैंडलिंग को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। डिफरेंशियल प्लॉट साफ दिखा देते हैं कि सामग्री का सबसे बड़ा हिस्सा किस आकार में केंद्रित है, यानी पीक्स कहाँ हैं। और क्यूमुलेटिव प्लॉट्स की टॉप डाउन और बॉटम अप रेखा को देखकर एक नज़र में पता चल जाता है कि जो बैच छाना गया है वो इंडस्ट्रियल उपयोग की सख्त आकार सीमाओं साइज थ्रेशोल्ड्स को पार कर रहा है या नहीं। आखिर में एक विचारणीय सवाल छोड़कर जाते हैं। पार्टिकल स्क्रीन एनालिसिस का ये पूरा स्ट्रक्चर गणितीय रूप से बहुत ही कठोर और परफेक्ट है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस एक एनालिसिस पर इतने भारी भरकम इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स टिके हैं, उसमें सबसे ऊपर वाली जाली के कणों का आकार हम एक धागे से मैनुअल रूप से नाप रहे थे। ऐसे सख्त गणितीय सेटअप में एक इंजीनियर इस तरह के मैनुअल मेजरमेंट में कितने ह्यूमन एरर या भिन्नता या वेरिएंस को सुरक्षित रूप से बर्दाश्त कर सकता है, ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इसी के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।